मलकापुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने के हमेशा लाले पड़ते थे। सुशीला के घर में उसका पति केशव था, जिसे पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। उन दोनों को एक बेटा था राम और बेटी थी राधा। परिवार में सुशीला ही कमाती थी। राधा और राम भी उसे उसके काम में मदद कर दिया करते थे। इसके साथ साथ वो दोनों स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करते थे। हमारे बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार है। हाँ सुशीला, तुम सच कह रही हो। हमारे बच्चे बहुत समझदार है। चलो अब मैं काम करने जाती हूँ। हाँ, सुशीला अपना काम करने चली जाती है। वो घर घर जाकर काम किया करती थी। जिसके घर में जो काम मिले वो काम वो कर लेती थी। शाम को जब सुशीला घर आती थी तो वो बहुत थक जाती थी। एक दिन केशव को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन सुशीला के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अजी सुनते हो, मेरे पास 500 रुपए ही है। इतने में अस्पताल का काम नहीं हो सकेगा। हाँ सुशीला, अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। जाने दो, हम अगले महीने अस्पताल में जाएंगे। मैं कुछ मेरे मालकिन से मांग कर देखती हूँ। हमारा काम हो जाएगा और वो मेरे तनख्वाह से काट लेगी। नहीं नहीं सुशीला, हम अगले महीने ही अस्पताल जाएंगे, इस महीने नहीं जाएंगे। अजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम इसी महीने जाएंगे। अभी मैं ठीक हूँ सुशीला, मेरी चिंता मत करो। जी ठीक है, मगर मेरी तनख्वाह होने के बाद आप अस्पताल जाने के लिए ना नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। उस रात सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब राम उसकी माँ से, माँ, तुम्हारे हाथ का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आता है। हाँ माँ, मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे देश में कोरोना की भयंकर महामारी आती है, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर निकल नहीं सकता था। अजी मैं काम करने जाती हूँ, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे और हम क्या खाएंगे? अच्छा, मगर मैंने सुना है कि ये कोरोना नाम की बीमारी बहुत खतरनाक है। जी मुझे नहीं पता ये कोरोना क्या है, मगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तुम सच कह रही हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मुझे ये पैरालिसिस का अटैक आता और ना ही तुम्हें घर घर जाकर काम करना पड़ता। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कमाऊं या आप कमाओ, एक ही तो है। मैं काम पर जाकर देखती हूँ। सुशीला बाहर चली जाती है। वो देखती है कि रोड पर कोई भी नहीं था। तभी सुशीला की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। साहब क्या हुआ है? कोई भी नहीं है रास्ते पर। इतना सुनसान क्यों है हमारा गांव? आपको पता नहीं है क्या, कोरोना की वजह से अब कोई घर के बाहर नहीं निकलता। और हाँ, आप हमेशा मुंह पे मास्क लगाना। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना। चलो अब घर जाओ, जरूरत होगी तो ही घर से बाहर निकलना। साहब मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, उससे अपना महीने का काम चला लो। अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं सब लोगों का हाल है। और अगर आप काम करने जाएंगी ना तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है। अब आप घर चली जाओ। जी। बहुत उदास मन से सुशीला अपने घर चली आती है और मुंह लटकाकर बैठ जाती है। तभी केशव सुशीला से, क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? अजी मैं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती। अब घर का गुजारा कैसे होगा? देखेंगे, जैसा वक्त आएगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम चिंता मत करो। उस दिन से सुशीला बहुत चिंता में पड़ गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस ऐसे ही। माँ, हम घर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब? हम घर से कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आता है। जैसे कि तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तो हम अचार बनाकर बेच सकते हैं। वो हम कैसे बेचेंगे? पूरे शहर में तो लॉकडाउन शुरू है। माँ, हम अचार के पैकेट बनाकर दुकान में रख सकते हैं, नहीं तो हम खुद भी बेच सकते हैं। ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, हमें पूरी सावधानता से ये काम करना होगा। मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हमें ये सब करना होगा। हाँ बेटा, हम सब सावधानी से ही करेंगे। चलो माँ, हम बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। सुशीला अचार का सामान लाने बाजार जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे उनसे अचार का सामान लेकर घर आती है। घर आकर अचार बनाना शुरू कर देती है। शाम तक वो अचार बना देती है। अचार देखकर राधा कहती है,
माँ, अचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राधा अचार चक्के देखती है। अचार बेहद अच्छा बना हुआ होता है। सुशीला उस अचार के पैकेट बनाकर रख देती है। अगले दिन वो पैकेट लेकर सुशीला बाजार में उन्हें बेचने जाती है। अचार की सुगंध और स्वाद से आकर्षित होकर कुछ लोग वो खरीदने आते हैं। बहन, अचार कैसे दिया? भैया, अचार 60 रुपए पाव है। आपको कितना दूं? मुझे 1.5 किलो दे दो। जी भाई साहब। मुझे भी 1 किलो देना। हाँ हाँ, देती हूँ। उसके अचार का स्वाद इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोगों ने उसका अचार खरीद लिया। सभी लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सुशीला सारा अचार बेचकर जल्द ही घर चली आई। अजी सुनते हो, आज मैंने पूरा अचार बेचा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सुशीला। तुम्हारे हाथ का स्वाद ही ऐसा है कि सभी लोगों को पसंद आ जाए। अगले दिन से सुशीला रोज अचार बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बहुत बढ़ गए। अचार बेचकर कमाए हुए पैसों की मदद से उसने अपने पति का अच्छे से इलाज भी करवाया। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हो गया और सुशीला के अचार व्यापार में बहुत तेजी आ गई। इस तरह अपनी मेहनत और लगन के जोर पर सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के 2 बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए। उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती है कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है।
ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था, उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती, मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते, उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आप चिंता मत करो। आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ, और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छी तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू नाम का ढाबा था। उस ढाबे का नाम गांव-गांव में पहुंचा हुआ था। पप्पू उस ढाबे में वेज और नॉन वेज खाना रखा करता था। उसके खाने के चर्चे जगह जगह पर फैले हुए थे। उसी वजह से उस ढाबे में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। उस ढाबे का मालिक पप्पू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। वो हमेशा किसी भी भिखारी को या भूखे आदमी को मदद नहीं करता था। वो हमेशा उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने ढाबे का खाना फेंक दिया करता था। उस पप्पू ढाबे पर 2 आदमी काम किया करते थे। उनका नाम था राजू और श्याम। वो दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान थे, मगर मालिक के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। वो हमेशा मालिक की कही बातें माना करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी औरत भीख मांगने आती है और वो भिखारन बहुत दिनों से भूखी दिखाई देती है। मालिक, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक। अरे हमारे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। बेटा, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, तुम मुझे खाना दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी।
अरे राजू, इस भिखारन को यहाँ से निकालो, बाद में वो काम करो, समझे? साहब, कृपा करके खाना दे दो, मुझ भिखारन पर बड़ी कृपा हो जाएगी। यहाँ से चली जाओ, मुझे काम करना है। मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के मुंह लगने का वक्त नहीं है। माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए। क्या जमाना आ गया है। ऐसा कहकर भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे चक्कर आकर गिर जाती है। और ये सब राजू देख बहुत हैरान हो जाता है और वो उस भिखारन के पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि भिखारन अब मर गई है। ये देख वो बहुत घबरा जाता है। मालिक, ये भिखारन मर गई है, अब इसका क्या करें मालिक? आपने इसको खाना ना देने की वजह से ये भिखारन मर गई, अब क्या करें मालिक? अरे इसे किसी ने देखा नहीं है ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा मालिक। अब इसको अपने ढाबे के पीछे वाली जमीन में गाड़ दो और ये खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक। अब जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर पप्पू काम करने अपने ढाबे पर बैठ जाता है और राजू उस भिखारन की लाश को ढाबे के पीछे की जमीन में दफन कर देता है और आकर अपना काम करने लगता है। अब उस दिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चलता, इसी वजह से वो सारे नौकरों को जल्दी काम से छुट्टी दे देता है और खुद भी जल्दी घर चला जाता है। मालिक को ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ये वहम है, ऐसा उसको लगता है। अरे मेरे मन का वहम है, जाने दो, जल्दी घर चले जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे खाना खाता है। मुझे खाने को नहीं दिया और खुद मजे से खा रहा है। अब मैं तुझे मजे से खाना नहीं खाने दूंगी। ऐसा कहकर भिखारन उसके खाने की प्लेट में खाना गायब कर देती है और मालिक भूखा रह जाता है। अगले दिन मालिक ढाबे पर आकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी वहां ढाबे पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहक आने की वजह से राजू उनको खाना परोसता है। तभी ग्राहक, अरे ये कैसा खाना दिया है, कुछ स्वाद ही नहीं है, कितना तीखा बनाया है, ये खाना हमें नहीं चाहिए, ये खाना। रुकिए, कुछ गलती हो गई होगी राजू से, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी दूसरा भोजन मंगवाता हूँ। जी नहीं, हमें दूसरा खाना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये सब सुन के मालिक राजू पर बहुत गुस्सा हो गए और उससे, अरे राजू, ढंग से तो खाना बनाया करो, इतना तीखा खाना मत बनाया करो, समझे? जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अब राजू वहां से चला जाता है और मालिक भी वहां से चला जाता है और उस ढाबे पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, मगर उस मालिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। अरे राजू, हमारे ढाबे पे हर रोज एक ग्राहक की कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मालिक, हम तो मन लगाकर खाना बनाते हैं, मगर फिर भी ग्राहक कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। मुझे लगता है उस भिखारन का भूत है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चल काम कर। जी मालिक। ऐसा बोलकर राजू अपना काम करने लग जाता है और जल्दी काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू जल्दी ढाबे पर आता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। तभी एक बड़ी कार आकर ढाबे के सामने रुकती है और उसे देखकर राजू उनके स्वागत के लिए जाता है और बोलता है, आइए साहब, आपका हमारे पप्पू के ढाबे में स्वागत है। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से बोलते हैं, हम आपके ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? ये लीजिए साहब मेनू कार्ड, आप ये सब देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें इस ढाबे की स्पेशल डिश कौन सी है, वो खिलाओ। ऐसा बोलते ही राजू खुशी से बोलता है, जी साहब, अभी आपके लिए चिकन की स्पेशल डिश और कीमा लेकर आता हूँ, बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पे। जी, लेकिन जल्दी लेकर आना, बहुत जोर से भूख लगी है। जी साहब, अभी गया और अभी आया। राजू अपने ढाबे के किचन में चला जाता है और उनके लिए एक स्पेशल थाली सजाकर लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म खाना परोसता है। वो टेबल पर थाली रखता है और वहां से चला जाता है। तभी आदमी खुशबू सूंघकर, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चक्कर देखता हूँ। वो आदमी उस थाली में से कुछ खाए, तभी वो थाली हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, भूत,
भूत, यहाँ पे तो भूत है। ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं और उसके साथ सारे ग्राहक भाग जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई नहीं आता। अब ये सब देखकर राजू अपने मालिक से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सच में वो भिखारन का भूत है। मुझे ये सब देखकर सच में ऐसा लगने लगा है। पड़ोस के गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब मालिक और राजू ढाबे से निकलकर जल्दी से दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं और दूसरे गांव जाने के बाद राजू उन्हें वो सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो देख राजू और मालिक उनके सामने बैठ जाते हैं और बाबा के ध्यान खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी बाबा का ध्यान पूरा होता है और वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो राजू और उसका मालिक उसके सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा, क्या हुआ वत्स, बड़े चिंता में लग रहे हो? मालिक, मेरे ढाबे पे भूत का साया है, ऐसा सब बोलते हैं। क्या ये सच है बाबा? अब बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस ढाबे के मालिक ने उस भिखारन को खाना नहीं दिया था। अब बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुमने तुम्हारे ढाबे पर आए हुए भिखारन को खाना ना देने की वजह से वो वहां मर गई और इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है, मगर तुम्हें करना होगा। आप बताइए बाबा, आप जो भी बताएंगे मैं वो करूंगा। तुम्हें तुम्हारे ढाबे के पीछे की लाश को निकालकर जलाना होगा और उसका पिंडदान करना होगा। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जिंदगी में कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं भेजना। नहीं बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा का आशीर्वाद लेकर मालिक वहां से निकलता है और अपने ढाबे पर आकर उस लाश को जलाने की पूरी तैयारी करता है और उस लाश को खोदकर उसको जलाते हैं। अब मालिक उसके ढाबे पर आने वाले किसी भी भिखारी या गरीब को खाली हाथ और भूखा कभी नहीं जाने देता था।